नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत काल जो है 1206 से 1526 के बीच के काल माना जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें हम देख सकते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, जिसमें हम आज की वीडियो में गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश के शासन का कार्यकाल जो है वह है 1206 से 1290। खिलजी वंश को देख सकते हैं यहाँ पर 1290 से 1320 के बीच इन राजवंशों ने शासन किया, और तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया, और सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया, और लोदी वंश जो है 1451 से 1526 तक शासन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश, जो कि इनका शासन का कार्यकाल था 1206 से 1290। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इस कारण इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहते हैं। कुछ विद्वान का कहना है इसे मामलुक वंश का नाम देते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता का गुलाम संतान। गुलाम वंश में हम क्या देखते हैं कि अनेक शासकों ने शासन किया, जो कि हम क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर देख सकते हैं और इनका टाइम पीरियड भी देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक शासन किए। आराम शाह ये केवल 1 वर्ष तक शासन किए क्योंकि यह अयोग्य शासक थे। 1210 इल्तुतमिश 1210 से 1236। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 1 साल तक शासन इन्होंने किया क्योंकि यह अयोग्य शासक थे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46, और नसरुद्दीन महमूद 1246 से 66, और बलबन 1266 से 1286। उसके बाद अगला शासक देखते हैं कैकुबाद 1286 से 90, और लास्ट अंतिम शासक देखते क्यूमर्स शमसुद्दीन क्यूमर्स जो कि 1290। ये अयोग्य शासक थे, और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है इसके बाद। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करके वापिस अफगान गया तो उसने भारत में क्या किया कि अपने दासों को नियुक्त किया जो भारत में उसके नाम से शासन चला सके। उसके बाद राज्यारोहण देखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ, और इसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधि के साथ शासन किया। इसने उपाधियां क्या क्या ली थी जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लखता या लाख बख्श, हातिम ताई और कुरान ख्वां इसके दरबारी विद्वान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान हसन निजामी और
फख्र ए मुदाब्बिर। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, कुतुब मीनार का नाम जो है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था और इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष जो 3 मंजिल हैं 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और इस मीनार के शीर्ष पर क्या होता है कि बिजली गिर जाती है और बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का जो फिर से निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य देख सकते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में है, कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में है। 1210 ईस्वी में लाहौर में हम क्या देखते हैं कि चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि क्या है कि अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीने तक ही शासन किया और 1211 ईस्वी में क्या होता है कि इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो कि इनके शासन काल का टाइम पीरियड है 1211 से 1236। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। दामाद भी था और गुलाम भी था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश, जबकि संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हम देखेंगे जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण किया था, तो जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, यानी शरण मांगी। तो इसने क्या किया कि शरण देने से इनकार कर दिया और चंगेज खान के आक्रमण से इल्तुतमिश ने अपनी रक्षा की। उसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 3 महत्वपूर्ण अंग, इसके 3 यहाँ पर देख सकते हैं, एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया था। एकता प्रणाली क्या है? धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान किया गया, जो कि एकता प्रणाली कहा गया। सेना, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क ए चिहलमानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। और मुद्रा प्रणाली में हम देख सकते हैं टंका और जीतल। यह चांदी का सिक्का था और जीतल जो था यह तांबे का सिक्का था और इसमें 1:48 का यहाँ पर अनुपात था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि विजय अभियान, इल्तुतमिश की कुछ प्रमुख विजय अभियान देख सकते हैं। 1215 ईस्वी में क्या देखते हैं कि तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन एलदौज को इसने पराजित किया और 1217 ईस्वी में मंसूरा की युद्ध में नसरुद्दीन कुबाजा को भी पराजित किया और 1226 में हम क्या देखते हैं कि बंगाल पर विजय प्राप्त की और यहाँ के शासक गयासुद्दीन को भी हराया। उसके बाद हम देखते हैं 1227 में सिंध एवं मुल्तान पर विजय प्राप्त करके नसरुद्दीन कुबाजा को पराजित किया और उसके बाद हम देखते हैं 1226 से 31 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त की और पंजाब के खोखरों पर भी विजय प्राप्त की, जो कि 1235 में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट,
इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जब यह जीवित था तभी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक ना बनाकर क्या किया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था यह। तो ये 40 तुर्क सरदार जो थे, इन्होंने रजिया को शासक नहीं माना, जबकि ये इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त करके मृत्यु को प्राप्त किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह क्या होता है कि शासिका बने और जनता ने न्याय दिया और उसे शासिका बनाया। अब हम रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे, जो कि इसका टाइम पीरियड है शासनकाल का 1236 से 40 तक। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी और रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर ए आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान, जहाँ पर घोड़े रखा जाता था, प्रधान नियुक्त किया जमालुद्दीन याकूत को। उसके बाद हम देखते हैं कि तुर्की अमीरों ने रजिया को जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध की अफवाह फैला दिया। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हो गई युद्ध में और अंततः उसने क्या किया कि इन दोनों ने विवाह कर लिया, यानी कि रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया पराजित होने के बाद। उसके बाद हम देखेंगे कि 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि इनके शासनकाल का टाइम पीरियड है 1246 से 66। नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना और यह क्या था कि धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था। और इसके साथ ही हम क्या देखेंगे कि कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन अगला शासक बनता है। उसके बाद हम देख सकते हैं बलबन का शासन कार्यकाल का टाइम पीरियड 1266 से 86। बलबन ईरान का रहने वाला था और इसने अपने दरबार के गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया और इसने ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ की और इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह यानी कि ईश्वर की छाया बताया, यानी कि ईश्वर का प्रतिरूप। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया, जो कि इल्तुतमिश के समय से चली आ रही थी। और बलबन के बाद हम क्या देखते हैं कि अगला शासक कैकुबार बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमश बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश के बाद हम क्या देखते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना होती है और उस शासन का टाइम पीरियड जो है 1290 से 1320 के बीच रहता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।